दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर में देखिए 15 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट हुआ जारी। रात में 7 डिग्री के पास पहुंचा तापमान। बिहार में ठंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। राज्य में पछुआ हवाओं का प्रकोप और तापमान में लगातार गिरावट से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने ऐसे में शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार को दिसंबर के पहले पखवाड़े में शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। पहले पखवाड़े यानी 15 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड लोगों को परेशानी करेगी। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण सर्द हवाएं बिहार में पहुंच रही है, जिससे दिन और रात के तापमान में अंतर कम हो रहा है। वहीं देखिए आपदा विभाग ने लोगों को शीतलहर से बचने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। लोगों को शीतलहर, तापमान में गिरावट और कुहासे से सावधानी रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेश के कैमूर और रोहतास जिले में शीतलहर की संभावना है। राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों के कई जिलों जैसे बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, पटना, वैशाली, अरवल, औरंगाबाद, नालंदा, गया, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर और कटिहार में पवन ठिठुरन रहेगा। पश्चिमी चंपारण, सिवान, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। बड़े खबर में देखिए बिहार में अब शिक्षक व कर्मियों को मिलेगी 91 दिनों की छुट्टी, जारी हुआ कैलेंडर। बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की स्वीकृति के बाद राजभवन ने वर्ष 2025 के लिए छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस लिस्ट के अनुसार अगले साल यानी 2025 में शिक्षक कर्मचारियों को 91 दिन की छुट्टी मिलेगी, जिसमें 10 रविवार भी शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि इस लिस्ट के मुताबिक शिक्षकों के लिए 21 मई से 20 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। होली पर 13 से 16 मार्च तक लगातार 4 दिन की छुट्टी का आनंद लिया जा सकेगा। इसके बाद दुर्गा पूजा और महात्मा गांधी जयंती पर 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लगातार 5 दिनों की छुट्टी रहेगी। वहीं 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक लगातार 9 दिनों की छुट्टी श्री कृष्ण जयंती, दिवाली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज और छठ के लिए दी गई है। बड़ी खबर में देखिए आरजेडी विधायक को जदयू में शामिल होने का ऑफर। अशोक चौधरी बोले पहले भी बुलाया गया था। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को जदयू में शामिल होने का ऑफर दिया है। अशोक चौधरी ने कहा, पहले भी मुकेश रोशन को जदयू में आने के लिए कहा गया था, लेकिन नहीं आए, पता नहीं कहाँ गड़बड़ गए। तेज प्रताप के महुआ से चुनाव लड़ने पर अशोक चौधरी ने कहा कि ये लोग कभी भी काम नहीं करते हैं। मुकेश रोशन महुआ से आरजेडी के विधायक है। 5 दिन पहले एक कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने कहा था कि महुआ में मैंने स्कूल, अस्पताल और सड़क जैसे कई विकास कार्य करवाए हैं। अगर महुआ की जनता चाहेगी तो मैं 2025 से यहीं से चुनाव लड़ूंगा, ये मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र है। तेज प्रताप के इस बयान के बाद महुआ से वर्तमान आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा, पार्टी का जो फैसला होगा उसे मानूंगा। उसके बाद वो बीच सड़क पर फूट फूट कर रोने लगे थे। वहीं लालू परिवार पर निशाना साधते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि ये लोग हर बार क्षेत्र बदल लेते हैं, 5 साल में भाग जाते हैं, काम तो कुछ करते नहीं, जनता फिर पकड़कर सवाल पूछेगी। बड़ी खबर में देखिए आईपीएल की तर्ज पर बिहार रूरल लीग का होगा आयोजन। हर जिले में कुल 15 मैच खेले जाएंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन खिलाड़ियों में छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने के लिए आईपीएल की तर्ज पर रूरल लीग कराने का ऐलान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने बताया कि बिहार रूरल लीग यानी कि बीआरएल के जरिए खिलाड़ियों को अपना भविष्य बेहतर बनाने, प्रतिभा निखारने और अपने आप को स्थापित करने का मौका मिलेगा। वही टूर्नामेंट नॉकआउट होगा। सभी जिलों से 16-16 टीमों का गठन किया जाएगा, जिसमें 4 ग्रुप में बंटा जाएगा। हर जिले में 15 मैच होंगे। 8 लीग, 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच खेला जाएगा। वहीं सभी 38 जिलों में कुल 570 मुकाबले होंगे। फाइनल मैच में 1 सेलिब्रिटी, 1 स्टार क्रिकेटर और 1 ब्रांड एम्बेसडर शामिल होंगे। बड़ी खबर में देखिए बीपीएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने की खबर पर भड़के अभ्यर्थी। पटना के बापू सभागार में छात्रों का हंगामा। बीपीएससी पीटी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने की कथित खबरों के बाद शुक्रवार को पटना के बापू सभागार में छात्रों ने हंगामा किया। दोपहर बाद एक वर्ग द्वारा दावा किया गया कि परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हो गया है। इस दावे के सामने आते ही पटना के बापू सभागार में छात्रों का हंगामा शुरू हो गया। वहीं बीपीएससी ने प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को सिरे से नकार दिया है। बीपीएससी ने किसी शरारती तत्वों की करतूत कहा है। आयोग ने कहा कि कहीं भी प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। जो लोग ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए रद्द नहीं होगी बीपीएससी की परीक्षा। आयोग ने कहा नहीं हुई कोई गड़बड़ी।
13 दिसंबर को दिन के 12 बजे से 2 बजे तक बिहार के 912 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी पीटी की परीक्षा हुई। इसी दौरान पटना के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा सभागार में अभ्यर्थियों ने पेपर लीक की बात करके हंगामा मचाया था। प्रश्न पत्र वायरल होने की बात का परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने बीपीएससी कार्यालय के समक्ष भी हंगामा मचाया और प्रदर्शन किया। पुलिस के पदाधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद अभ्यर्थियों को शांत कराया, जिसके बाद शाम 5 बजे बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार ने मीडिया को बताया कि बिहार के 36 जिलों में आज बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा आयोजित की गई। 912 में से 911 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई, जिसमें 3,25,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। 912 में 911 में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संचालित हुई। सिर्फ पटना के एक परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा सभागार में अभ्यर्थियों ने हंगामा मचाया। बीपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार ने बताया कि प्रश्न पत्र कहीं लीक नहीं हुआ है। पटना के एक सेंटर पर हंगामा हुआ था। पटना के इस परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्रों ने उद्दंडता की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कहीं से पेपर लीक नहीं हुआ है। सभी परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संचालित हुई है। प्रश्न पत्र को उपद्रवी तत्वों ने वायरल किया है। आयोग पूरे मामले की जांच करेगा। जांच के बाद आयोग कोई फैसला लेगा। वहीं बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई ने बताया कि हम सेंटर सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। यदि यह पता चले कि अभ्यर्थियों को समय पर प्रश्न पत्र नहीं मिला तब आयोग कार्रवाई करेगी। बड़ी खबर में देखिए, केंद्र से बिहार को एक और तोहफा, गंडक नदी पर बनेगा 10 किलोमीटर लंबा पुल, खर्च होंगे 3,000 करोड़। बिहार और यूपी के बीच गंडक नदी पर 4 लेन पुल बनाया जाएगा। पश्चिमी चंपारण जिले में 29 किलोमीटर NH 727A पर यह पुल बनेगा। इसके निर्माण कार्य पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने पुल और हाईवे निर्माण की मंजूरी दे दी है। आवश्यक जमीन के लिए 3D अधिसूचना भी जल्दी जारी की जाएगी। गंडक नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के नेपाल से चलकर सारण जिले के सोनपुर में गंगा से मिलती है। नदी के इस 260 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर यह 11वां पुल बनेगा। साथ ही आपको बता दें कि यह पुल बन जाने के बाद बिहार के बेतिया से यूपी के गोरखपुर और कुशीनगर की दूरी कम हो जाएगी। बेतिया से गोरखपुर की दूरी अभी लगभग 160 किलोमीटर है। नया पुल बनते ही गोरखपुर की दूरी 125 और कुशीनगर की दूरी 103 किलोमीटर की जगह 73 किलोमीटर हो जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, अगस्त 2025 में इन 5 स्टेशन के बीच दौड़ेगी बिहार की पहली मेट्रो ट्रेन। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक पटना मेट्रो के निर्माण का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। मंत्री से लेकर अधिकारियों तक सभी इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने में जुट गए हैं। ऐसे में बुधवार को बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के प्रगति कार्यों का जायजा लिया। वह दोपहर में आईएसबीटी मेट्रो रेल डिपो पहुंचे और वहां पर तैयार ट्रेल ट्रैक का निरीक्षण किया। इसके साथ उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति समीक्षा की। इसी दौरान उन्होंने बताया कि अगले साल अगस्त में बिहार की पहली मेट्रो ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। मेट्रो के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि बैठक में पटना मेट्रो के निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही प्रायोरिटी कॉरिडोर के काम को मिशन मोड में करने पर जोर दिया जा रहा है। पूरी कोशिश है कि 15 अगस्त 2025 से मलाही पकड़ी से आईएसबीटी तक करीब 6.5 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर को लोगों के लिए चालू कर दिया जाए। आपको बता दें कि प्रायोरिटी कॉरिडोर में आईएसबीटी 0 माइल भूतनाथ खेमनी चक और मलाही पकड़ी स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में जीविका दीदियों को मिला नया टास्क। अब पुलिस और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए करेगी ये काम। बिहार में जीविका दीदियों को नया काम मिला है। अब वे पुलिस और स्कूल के बच्चों के लिए वर्दी तैयार करेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जीविका दीदियों द्वारा वर्दी बनाई जाएगी। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जीविका दीदियों के बैग क्लस्टर और लेदर क्लस्टर का निरीक्षण किया और आवासीय छात्रावास के निर्माण का निर्देश दिया। जीविका दीदी के हाथ से तैयार वर्दी को जवान व स्कूल ड्रेस पहनकर बच्चे स्कूल जाएंगे। पायलट फेज में जीविका दीदी द्वारा इन्हें यहां बनाया जाएगा। यह एक नया मॉडल होगा। ये बातें मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित जीविका दीदियों की ओर से संचालित बैग क्लस्टर व लेदर क्लस्टर के निरीक्षण के दौरान कही। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली पर रोक। सितंबर में निकाली गई थी वैकेंसी। राज्य में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली से जुड़ी बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय के निदेशक के चयन पर तत्काल रोक लगा दी गई है। बता दें कि बिहार में बड़े पैमाने पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली के लिए सितंबर माह में वैकेंसी निकाली गई थी, जिसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका
चयन कार्य करने का आदेश सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दिया गया था। वहीं अपरिहार्य कारणवश तत्काल समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 के अंतर्गत सेविका और सहायिका का चयन कार्य अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, देश में एक चुनाव बिल कैबिनेट से मंजूर, अगले हफ्ते संसद में लाया जाएगा। पास हुआ तो 2029 तक एक साथ देश भर में होगा चुनाव। केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव लागू करने के विधेयक को मंजूरी मिल गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। इसमें कहा गया कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। सितंबर में सरकार ने इसके लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी थी, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव को चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने का प्रस्ताव था। सिफारिशों के अनुसार पहला बिल संविधान के अनुच्छेद 82A में संशोधन करेगा, जिससे लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल की समाप्ति एक साथ हो सके। वहीं इस बिल को लागू करने के लिए राज्यों से सहमति की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन अगर स्थानीय निकाय चुनाव को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक साथ कराने का प्रस्ताव आता है तो उसे कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता होगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार का पहला स्मार्ट विलेज बनकर तैयार है, जनवरी में होगा लोकार्पित। बिहार का पहला स्मार्ट गांव बनकर तैयार हो गया है। स्मार्ट शहरों की तर्ज पर बिहार के इसे पहले स्मार्ट विलेज का निर्माण बांका जिले के रजौन प्रखंड क्षेत्र के नवादा करौनी पंचायत के बाबरचक गांव में किया जा रहा है। स्मार्ट विलेज योजना के प्रथम चरण का कार्य यहाँ पूर्ण हो चुका है। नए साल की शुरुआत में इसे ग्रामीणों को समर्पित किए जाने की तैयारी है। वही प्रयास है कि जनवरी माह में ही स्मार्ट विलेज का उपहार ग्रामीणों को मिल जाए। बिहार के पहले स्मार्ट विलेज में शहरों की तरह सभी बुनियादी और आधुनिक सुविधाएं होगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के मंत्री का ऐलान है, जिसका कब्जा उसी की जमीन, बस पूरी करनी होगी ये शर्त। 50 साल से एक ही जमीन पर बिना कागजात के रह रहे लोगों के लिए बिहार सरकार ने राहत दी है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की घोषणा से राज्य के किसानों में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले जो किसानों ने आपसी बंटवारा कर जमीन पर दखल कब्जा में रह रहे हैं और कोई विवाद नहीं है, उन्हें अब कोई कागजात दिखाने की जरूरत नहीं है। राजस्व मंत्री ने कहा कि वे अपने अपने नाम से सर्वे करा सकते हैं। इसके अलावा राजस्व मंत्री ने बताया कि जिस जमीन पर विभाग की तरफ से रोक लगी है वह या तो सरकारी जमीन है या खास महल जमीन है। ऐसी जमीनों के लिए एक कमेटी बनाई गई है। खास महल जमीन के लिए अलग से एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि शहर क्षेत्र के लोग लागन का भी निर्धारित कर लिया गया है। जल्द ही सभी वार्डों में शिविर लगेगा और सभी का रसीद काटा जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में प्रशांत किशोर, कहा सरकार सही नियत से लागू करे तो स्वागत योग्य कदम। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन की मंजूरी दिए जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक देश एक चुनाव देश के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि अगर इसे सही नियत से लागू किया जाए तो देश के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मतदान की वजह से सरकार चलाने वाले लोग ज्यादातर समय चुनाव के चक्कर में फंसे रहते हैं, इसीलिए अगर इसे एक या दो बार में किया जाए तो सरकार भी हमेशा चुनाव मोड में नहीं रहेगी। साथ ही सरकार और जनता दोनों का समय और खर्च भी बचेगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को सलाह दी कि देश में पिछले 50 सालों से चली आ रही चुनावी प्रक्रिया को एक दिन में नहीं बदला जा सकता है। सरकार को इस बदलाव को लागू करने के लिए 4-5 साल का समय देना चाहिए। इतने बड़े बदलाव एक दिन में नहीं हो सकते हैं।